हेलो जी, गुड इवनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक चैप्टर है द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसके 8 पार्ट्स हैं, जिनमें से आज हम पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इट स्टार्ट्स फ्रॉम एडम स्मिथ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज। ही रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776। उसने जो है वो बात की थी कि जी advocated the economic advantages that organizations and societies would reap from the division of labor, कि जो डिवीजन ऑफ लेबर के जो फायदे हैं वो कौमों को भी हो सकते हैं, नेशंस को भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को भी हो सकते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर ये है कि आप एक काम को, एक टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वो डिफरेंट लोगों को बांट देते हैं और हर बंदा, हर लेबरर अपने हिस्से का टास्क परफॉर्म करता है। तो इसका नाम है डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसके फायदे क्या बताए एडम स्मिथ ने कि इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग ईच वर्कर्स स्किल एंड डेक्सटेरिटी, कि इससे हर वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दैट मीन्स प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो आउटपुट है एज ए पर यूनिट ऑफ इनपुट, अगर इनपुट टाइम है तो पर आवर क्या प्रोड्यूस किया, अगर इनपुट केजी ऑफ वुड है तो पर केजी आपने कितना, फॉर एग्जांपल डेकोरेशन पीसेस प्रोड्यूस किए। अगर इनपुट स्पेस है तो आपने पर स्क्वायर फुट क्या प्रोड्यूस किया। तो प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज आउटपुट इन टर्म्स ऑफ सम इनपुट, तो दैट इंक्रीजेस। और उसके साथ साथ जो लेबर की महारत है, वर्कर की महारत है, वो बढ़ती है, क्योंकि वो एक ही काम को तमाम दिन करता है, बार बार करता है। उससे उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी रिफाइनमेंट आती है और उसमें उसको दर्जा कमाल तक उसको पहुंचा देती है वो चीज़, और उससे उसका टाइम बचता है और चीज़ में भी ब्यूटी आती है। टाइम सेव दैट इज कॉमनली लॉस्ट इन चेंजिंग टास्क। अगर एक आदमी कभी कोई काम करेगा और कभी कोई काम करेगा तो उसमें उसका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर वो एक ही काम को बार बार करता रहेगा तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो टास्क चेंज नहीं कर रहा। द क्रिएशन ऑफ लेबर सेविंग इन्वेंशंस एंड मशीनरी, तो इससे क्या होगा कि लेबर सेविंग इन्वेंशंस होंगी, ऐसी टेक्निक्स निकल आएंगी काम कर करके। जब आप बार बार एक ही टास्क को करेंगे तो ऐसी इन्वेंशंस आप खुद ही करने के लायक हो जाते हैं, जिनसे कि आपका टाइम बचता है और साथ में आप मशीनरी भी उसके हिसाब से बना रहे होते हैं और अरेंज कर रहे होते हैं, जिससे आपका टाइम बचता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। इसके बाद दौर आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो 1860s में आया था अराउंड, और उसमें देयर वाज लॉट ऑफ ऑटोमेशन और बहुत सी ऑटोमोबाइल्स आ गई थी, रेलगाड़ी आ गई थी और ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गई थी और ऑटोमेशन बढ़ गई थी और मशीनों ने कामों को संभाल लिया था। और उस वजह से बहुत से लोग जो थे वो डिस्प्लेस हो गए थे, जॉबलेस हो गए थे, क्योंकि मशीनें वो काम करना शुरू हो गई थी जो पहले इंसान करते थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया कि मशीन पावर बिगैन टू सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन पावर, लोगों की जगह मशीनें आ गई, लीड टू मैस प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिकल गुड्स। तो इससे ना सिर्फ ये कि चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, मशीनों की स्पीड ज़्यादा होती है और वो थकती भी नहीं है। दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ गुड्स और वो भी इकोनॉमिकल, क्योंकि मशीन की स्पीड तेज़ है तो पर आवर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो उससे आपको चीज़ सस्ती भी पड़ती है और रॉ मटेरियल भी आपका वेस्ट नहीं होता, क्योंकि मशीन से गलतियाँ कम होती हैं इंसानों के मुकाबले में। इम्प्रूव्ड एंड लेस कॉस्टली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स बिकेम अवेलेबल, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ गए जो कि जैसे पहले बात की कि वो बहुत ज़्यादा एडवांस भी थे और फास्ट भी थे। और क्या हुआ, क्रिएटेड लार्जर मार्केट्स फॉर गुड्स, तो चीज़ों की मार्केट्स पहले से एनलार्ज कर गई, बड़ी हो गई। पहले आप एक इलाके तक अपनी गुड्स प्रोवाइड कर सकते थे, सप्लाई कर सकते थे। अब इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आपकी चीज़ें आपके शहर से दूर और दूसरे शहरों में और दूसरे इलाकों में भी पहुंचना शुरू हो गई, और इन ए सेंस जो आपकी जो गुड्स की मार्केट थी वो पहले से बड़ी हो गई। द लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप्ड टू सर्व लार्जर मार्केट्स, तो साथ ही ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होगी क्योंकि लॉट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेट हुआ। कैपिटल एक्यूमुलेट होने से लॉट ऑफ मशीनरी अरेंज हुई, मशीनरी अरेंज होने से मैस प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, मैस प्रोडक्शन स्टार्ट होने से ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ज़्यादा ग्रो कर गई हैं। दे वर क्वाइट एबल टू सप्लाई देयर गुड्स टू अदर लार्जर मार्केट्स, क्रिएटेड द नीड फॉर फॉर्मलाइज्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब जब ऑर्गेनाइजेशंस का साइज बढ़ा
تو جو رول آف تھم پہلے چل رہے تھے، جو پہلے رولز چل رہے تھے جن کی کوئی لکھی پڑھی چیزیں نہیں تھیں، کوئی مینولز نہیں تھے، کوئی بائی لاز نہیں تھے، کوئی رولز نہیں بنے ہوئے تھے، کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بنے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ جو پہلے سسٹم چل رہا تھا وہ اب ناکارہ ہونے لگا، اور ایک نیڈ ایمرج ہوئی. وہ کیا تھی کہ یو شوڈ ہیو فارمل سسٹم آف رننگ آرگنائزیشن. آپ کے پاس مینولس ہوں، آپ کے پاس بکس ہوں، رولز بنے ہوئے ہوں، ریگولیشنز بنے ہوئے ہوں، اور ان کے مطابق تمام مینیجرز ڈیسیشن لیں. اس کے بعد کا جو دور آیا وہ کلاسیکل کنٹریبیوشنز کا آیا. کلاسیکل کنٹریبیوشنز دو حصوں میں بٹی ہوئی ہیں. دے آر سائنٹیفک مینجمنٹ تھیورسٹس اور دیر ور جنرل ایڈمنسٹریٹو تھیورسٹ. So the term used to describe the hypothesis of the scientific management theorists and the general administrative theorists. تو scientific management theorist میں فریڈرک ڈبلیو ٹیلر کا نام آتا ہے، فرینک اینڈ لیلین گلبریتھ کا نام آتا ہے، اور ہینری گینٹ کا نام آتا ہے. ان کے رولز، ان کی بنائی ہوئی چیزیں، ان کے کانسیپٹس آگے انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیے جائیں گے. اور دوسرے جو گروپ تھا وہ تھا جنرل ایڈمنسٹریٹو تھیورسٹ. اس میں آپ کے ہنری فیول آ جاتے ہیں اور میکس ویبر آ جاتے ہیں. ان سب لوگوں کے جو تھیوریز ہیں، جو کانسیپٹس ہیں، وہ نیکسٹ کلپس میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ سکیں گے. انٹل دین اٹس خدا حافظ اینڈ تھینک یو ویری مچ.